आज मैं आपको पार्ट 3 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका शीर्षक है जिंदगी का मज़ा। इस निबंध के लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार कविता है, लेकिन उन्होंने उच्च कोटि का गद्य भी लिखा है। उनके गद्य लेखन में विषयों की विविधता और शैली की जीवंतता के दर्शन होते हैं। उनकी भाषा में ओज, विचारों में स्पष्टता और लिखने में सामर्थ्य है। इस निबंध में उन्होंने जीवन को एक अलग ढंग से देखने की प्रेरणा दी है। जिंदगी के असली मज़े के लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों के छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं। उनका कंठ सूखा हुआ, होठ फटे हुए, सदा बदन पसीने से तर है। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी हैं। फ़र्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, उनके मज़े बाद में लेते हैं। उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हें ही लिए जाता है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था, और अब मैं जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछे तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। बड़ी चीज़ें बड़े संकटों का विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियाँ बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया, और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी विशेषता हिम्मत है। आदमी के सारे गुण उसमें हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी सबकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों में कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। अर्नाल्ड बेलेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस में कम नहीं ले सका, तो जिंदगी की चुनौती को कबूल न कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी को ठीक से सीखना हमेशा जोखिम झेलना है। जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की जगह पर एक घेरा डालता है, वह अंततः उन्हें ही घेर के बीच में कैद हो जाता है, और ज़िंदगी का कोई मज़ा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम के बीच से बचने की कोशिश में असल में उसने ज़िंदगी को आने से रोक रखा है। दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं, उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपने पहुँच के परे मानकर लौट रहे हो। कामना का आंचल छोटा मत करो। जिंदगी के फल को दोनों हाथों में दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। धन्यवाद। भैया ये तो बंदी नहीं हो रही, और ये भी ख़राब हो गई है। देख, दोबारा करनी पड़ेगी मुझे। ये देख।
अब मैं आपको पार्ट 2 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि मानव मुख से निकलती है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। जब इन ध्वनियों को लिखित रूप देते हैं तो इन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण की भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की मौखिक या लिखित सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। वर्णमाला किसी भाषा के सभी शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला आप ये पहले पढ़ चुके हैं। हिंदी के वर्णों की संख्या। हिंदी में 11 स्वर, 35 व्यंजन, अंग, अनुस्वार, अंग्य, विसर्ग 48 वर्ण हैं। निम्नलिखित वर्णों को हिंदी की वर्ण संख्या में नहीं गिना जाता। श, त्र, ज्ञ, श्रय, क्योंकि ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं, अर्थात इन सब में 2 वर्ण मिले हुए हैं। जैसे श्रय में क प्लस श, त्र में त प्लस र, ज्ञ में ज प्लस आ, श्र में श प्लस र। आगत ध्वनियों को भी हिंदी के वर्णों में नहीं गिना जाता। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कुछ लोग आ को भी स्वरों में गिनने की सिफारिश करते हैं। यदि इसे भी स्वर से जोड़ लिया जाए तो स्वरों की संख्या 12 हो जाती है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। इसके 2 मुख्य भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद है हमारा व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है। इनमें ण और ढ भी शामिल है। व्यंजनों के भेद। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन का से मैं तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, क्योंकि इन सब व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो वायु मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती हुई अर्थात छूती हुई निकलती है। अंतस्थ व्यंजन हिंदी में केवल 4 व्यंजन ही अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल और ब। ये चारों व्यंजन में मुख से निकलने वाली वायु की रुकावट अन्य व्यंजनों की तुलना में कम होती है। ये चारों ऊष्म और स्पर्श व्यंजनों के बीच में स्थित है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। इन्हीं 4 व्यंजन जो है ये हमारे ऊष्म हैं, श, श, स, ह। जब ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो मुंह से निकलने वाली वायु कुछ गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अन्य वर्ण तथा उनका उच्चारण। अंग को अनुस्वार कहा जाता है। प्रत्येक के व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार होता है। अंग के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे गंगा, पंखा, संतरा, डंडा। अंग ए को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण हल्के से है की तरह छोटे से झटके के साथ किया जाता है, जैसे अतः, अत है, प्रातः, प्रात है आदि। आगत ध्वनियाँ। आ इस ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है, जैसे इसका उच्चारण आ, ओ, औ के बीच का होता है, जैसे कॉल, बाल, डाल, काफी। क, ख, ग और प ये सभी ध्वनियाँ उर्दू, फारसी, अरबी शब्दों में प्रयोग की जाती हैं, जैसे सजा, दंड। रण और ध ये दोनों ध्वनियाँ संस्कृत में नहीं थी, ये दोनों हिंदी में ही विकसित हो गई हैं। हलचिन। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाना हो तो उसके नीचे हलचिन लगाया जाता है, जिसे हलंत भी कहते हैं, जैसे क।
का प्लस अ, ये मिलकर होता है हमारा का। अन्य संयुक्त वर्ण। हिंदी में श्रय, त्रय, ज्ञ और श्रय ये 4 परंपरागत संयुक्त वर्ण हैं, परंतु इन चारों वर्णों के अलावा संयुक्त वर्णों में अनेक उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे का प्लस ता को कत, ढ़ ढ ढड। इसी तरह हा न हन। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। व्यंजन द्वित्व। जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाते, बल्कि अपितु उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ट और ट दोनों एक ही वर्ण हैं और दोनों मिलकर हमारे क्या हो गए, 2 व्यंजन, इसलिए हम इसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे टट, लड्डू और भुट्टा। क प्लस क, कक, पक्का, पक्की। रा के विभिन्न रूप। जब र स्वर रहित, स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले आता है तो उसे व्यंजन में शीर्ष पर इस तरह से ऊपर इस स्थान पर आता है। जैसे ध प्लस र प्लस मैं, धर्म, ध र म, धर्म।